हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे न्यूक्लियाई के बारे में, और न्यूक्लियाई में हमने बेसिक सी बात कर ली थी न्यूक्लियस में। तो हमने देख लिया था जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर हम बात करें ए तो वो होता है Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन है, जैसे कि यूरेनियम 92 238, इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दीजिए, यानी कि प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछी है। मान लो अगर आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछी तो आप यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 92, तो 92 आपके यहाँ पर प्रोटॉन है। अगर मैं कहूंगा इसका एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या आपसे पूछी है, तो परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं और उसका मान भी 92 92 आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछ ले एटॉमिक मास बता दीजिए, जिसको हम द्रव्यमान भार कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या हम किसको कहते हैं ए। तो परमाणु भार कितना है 238, ये ए होता है। तो 238 हमारा क्या आ गया, परमाणु भार यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी हमसे। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होंगी, यानी कि 92 आ जाएगी 92। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट हमसे अगर पूछ ले यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछ ले, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमसे अगर पूछ ले n0, तो हम कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछ ली है, तो हमें पता है न्यूट्रॉन की संख्या होती है a माइनस जेड। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या होगी 238 माइनस 92, यानी कि 146। और नेक्स्ट हमसे पूछ रहे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन की संख्या। तो न्यूक्लियॉन की संख्या अगर हमारे पास पूछ ले तो ये बन जाएगी आपके पास a बराबर यानी कि 238। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है a माइनस जेड, यानी कि 238 में से 92 जाएंगे 146। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारा z a के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारा आ जाएंगे 238 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर देखा कि जो न्यूक्लियस है या जी को न्यूक्लियाई है, ये दो तरीके के देख लिए हमने। यानी कि एक न्यूक्लियाई हमने ऐसे देखा जैसे 6C12 कार्बन का हमने देख लिया, और एक न्यूक्लियाई हमने देखा U92 238। जरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, इन दोनों के उदाहरण समझना। जैसे मैं बोलूं तो उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हम यहाँ पर बोले, एक ले लिया हमने 6C12। अब मैं यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं तो आप बोलोगे 6। मैं कहूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने तो आप बोलोगे 12 माइनस 6 यानी कि 6। मैं आपसे कहूं यहाँ पर a कितना है तो 12 और z कितना है तो भी 6। ठीक है, पर यहाँ पर हमने देखा यूरेनियम 92 238 में यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे सर 92। यहाँ पर मैं बोलूं न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे सर 238 माइनस 92 यानी कि 146। और अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर a कितना है तो 238 और यहाँ पर z कितना है तो 92। तो आप जरा यहाँ पर गौर से करें, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या देखें और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखें, तो आपको देखने में एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से बहुत ज्यादा है। देखो 92 तो प्रोटॉन है, 146 न्यूट्रॉन है। यानी कि ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा है।
सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो न्यूक्लियस हमारे पास है, यानी कि जो नाभिक हमारे पास होते हैं, ये नाभिक दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस और एक होगा आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस। यानी कि एक होगा स्थिर नाभिक और एक होगा अस्थिर नाभिक। स्थिर नाभिक क्या होगा? Here number of protons will be equal to number of protons will be equal to number of neutrons। यानी कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होंगी। ठीक है। अस्थिर नाभिक की बात करें तो अस्थिर नाभिक में होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन will be greater than number of neutrons। सॉरी उल्टा कर दिया हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स will be greater than number of protons। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन की संख्या से। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन की संख्या से। ऐसे नाभिक को हम कहेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियस, यानी कि अस्थिर नाभिक। चलिए नोट करेंगे। सो अनस्टेबल न्यूक्लियस will emit some particle and radiation to become stable nucleus or to become stable, to get stability। यानी कि अस्थिर नाभिक कुछ कण व कुछ विकिरण उत्सर्जित करके स्थिर नाभिक बनता है या बनते हैं। स्थिर नाभिक कुछ कण व कुछ विकिरण उत्सर्जित करके स्थिर नाभिक बनता है। और स्थिर नाभिक बनने के लिए कौन कौन से कण, these particles are अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ये कौन से कण होंगे? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। एंड द रेडिएशन विल बी गामा। यह कण, यह अल्फा व बीटा कण
उत्सर्जित करते हैं और ये अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित करते हैं और गामा विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा? अल्फा डिके करेगा, बीटा डिके करेगा या गामा डिके करेगा, यानी कि इसमें से अल्फा, बीटा या गामा में से कोई सा भी डिके, किसी भी चीज का क्षय होगा, डिके होगा, और ये कहाँ की तरफ बढ़ेगा? स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा। यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस बनना चाहता है, यानी कि एक अस्थिर नाभिक अल्फा, बीटा, गामा क्षय करके एक स्थिर नाभिक बनेगा। अब ये अल्फा, बीटा, गामा का क्षय कितनी भी बार हो सकता है, तो आज हम यही देखेंगे अल्फा, बीटा, गामा यहाँ पर है क्या। देखिए ध्यान से मेरी बात समझना, पहले से नोट कर लेते हैं कि अल्फा, गामा, बीटा क्षय है क्या, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस विल एमिट सम पार्टिकल, एक अनस्टेबल नाभिक है, उसके अंदर से कुछ कण निकलेंगे, कुछ किरणें निकलेंगी, विकिरण निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी, और इनसे यहाँ से ये स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो अस्थिर नाभिक कुछ कण व कुछ विकिरण उत्सर्जित करके अपने आप को स्थिर बनाने की कोशिश करेगा। दिस पार्टिकल आर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड द रेडिएशन विल बी गामा, यानी कि जो कण है वो अल्फा और बीटा कण है और जो विकिरण है वो कैसी है? गामा विकिरण होगी। चलिए नोट करेंगे इसे। यहाँ अल्फा बीटा कण उत्सर्जित करते हैं और गामा विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा का डिके होगा और स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि अस्थिर नाभिक अल्फा बीटा गामा का क्षय करके स्थिर नाभिक बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है अल्फा डिके। चलिए बात करते हैं अल्फा की। अल्फा डिके, अल्फा 6, अल्फा 6 यहाँ से होगा, यानी कि अल्फा कण यहाँ से निकलेगा। तो अल्फा डिके में पहले बात याद रखना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक अल्फा कण जो होता है वो होता है आपका एक डबल आयनाइज्ड हीलियम का एटम। ठीक है, यानी कि 2He4, यानी कि अल्फा के लिए अगर हम बात करें तो फॉर अल्फा पार्टिकल Z इज इक्वल्स टू 2। अल्फा का Z कितना है? 2, एंड A कितना है? अल्फा का 4, यानी कि इसकी परमाणु संख्या 2 है और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 4। तो अल्फा कण के लिए याद रखेंगे, अल्फा कण के लिए याद रखना Z बराबर 2 होता है, यानी कि परमाणु संख्या 2 होगी और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या इसकी 4 होगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखना। यानी कि इफ एन पार्टिकल, मैं कह सकता हूं इफ एन एटम अंडरगोज अल्फा पार्टिकल, या मैं बोलूं अल्फा डिके, undergoes alpha decay. If an atom undergoes alpha decay, its atomic number is reduced by or decreased by 2, and its atomic mass is decreased by 4। यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर यदि कोई परमाणु अल्फा 6 करता है तो उसका या उसकी परमाणु संख्या, यदि कोई परमाणु अल्फा 6 करता है तो उसकी परमाणु संख्या बोले तो Z है, परमाणु संख्या Z 2 से
घटती है और उसका द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या 4, यानी कि द्रव्यमान संख्या हो गया ए, 4 से घटती है। छोटी छोटी बात याद रखना, ठीक है। तो अल्फा कण जब होगा, यानी कि ड्यूरिंग अल्फा डीके, यानी कि अल्फा 6 के दौरान, क्यों कर रहा है अल्फा 6? भाई अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या बनना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है। तो ड्यूरिंग अल्फा डीके याद रखना, अल्फा 6 के दौरान Z 2 से कम हो जाएगा और A 4 से कम हो जाएगा किसी एक एटम का। एग्जाम्पल अगर हम ले तो मान लेते हैं कोई X एलिमेंट है, Z और A इसका एटॉमिक नंबर है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका एटॉमिक मास है, यानी कि Z इसका क्या है? परमाणु संख्या, और A उसका हो गया परमाणु भार, जिसका हो गया अल्फा डीके। क्या हो गया? अल्फा डीके। तो अल्फा डीके होगा तो Z कितने से कम हो जाएगा? 2 से, और A कितने से कम हो जाएगा? 4 से। कई बार ये अल्फा यहाँ लिखा होगा या अल्फा यहाँ पर आपको दिया होगा ऐसे। 2He4 देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो याद रखेंगे अल्फा ऐसे दिया हुआ होगा। तो आप समझ जाइएगा, अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे 2 की कमी आ रही है, ठीक है। चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पे 92 यूरेनियम 234 हम यहाँ पे लेते हैं, इसका अल्फा डीके हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इसका अल्फा 6 कर देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा लिखा है, तो अल्फा डीके यानी कि 92 में कितने की कमी आ गई होगी? 2 की, क्योंकि Z यहाँ पर 2 से घट जाता है और A घट जाता है 4 से, तो थोरियम बन जाएगा 230, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा थोरियम, एक नया एलिमेंट आपको मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे क्या करेगा, ये डिक्रीज करता रहेगा, ऐसे ही अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता रहेगा, एंड स्लोली इट बिकम्स स्टेबल लेड, यानी कि लेड तक आते आते ही अपने आप को क्या कर लेंगे? स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे। चलिए नोट करते हैं अल्फा डीके को, फिर बीटा डीके की बात करें। So if an atom undergoes alpha decay, its atomic number is decreased by 2 and its atomic mass is decreased by 4। यदि कोई परमाणु अल्फा 6 करता है तो उसकी परमाणु संख्या Z 2 से घटती है और उसका परमाणु द्रव्यमान आप कह सकते हो या द्रव्यमान संख्या आप कह सकते हो A, वो 4 से घटती है, 4 से डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्यूरिंग अल्फा डीके, अल्फा 6 के दौरान होगा क्या? Z 2 से कम हो जाएगा और A जो है 4 से कम हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया, तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर ले लिया XZA। X एक एटम है, कोई परमाणु X है जिसका एटॉमिक नंबर Z था और एटॉमिक मास A था, यानी कि हमारे पास कोई एक एटम है, एक परमाणु है, इस परमाणु की संख्या Z थी और इस परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या A था, जिसमें आपने देखा अल्फा 6 होने के बाद, यानी कि अल्फा डीके जब हुआ तो अल्फा के कारण Z 2 से घट गया और A आपका 4 से घट गया, यानी कि 4 की कमी A में आ गई और 2 की कमी किस में आ गई? 2 की कमी आ गई Z में, यानी कि एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4, यानी कि परमाणु संख्या 2 से घट जाएगी और परमाणु भार 4 से घट जाएगा। ये जब अल्फा डीके होगा, याद रखिएगा। तो जैसे हमने एक उदाहरण दिया, हमने यहाँ लिया यूरेनियम 92 234 हमने लिया और इसका जैसे ही एक अल्फा डीके किया तो ये बन गया थोरियम। तो अल्फा डीके हुआ क्या? Z कितने से घट गया? देखो पहले Z था 92, अब डिक्रीज बाय 2, यानी कि अब Z बन गया 90। तो 2 से घट गया Z, A था 234, 4 से कमी आई तो अब A बन गया, नया A बन गया, थोरियम का एटॉमिक मास बन गया 230, यानी कि 230। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके यानी कि अल्फा 6 होने से यूरेनियम थोरियम बन गया, अल्फा पार्टिकल इसके नाभिक से जा चुका है, इसके न्यूक्लियस से निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटा डीके की। बीटा डीके यानी कि बीटा 6।
बीटा डीके जो होता है या बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा पार्टिकल यानी कि बीटा जो कण है, ये नाभिक से निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसका नंबर कितना होता है -1 एंड ऊपर इसका मास कितना होगा 0। यानी कि हम कहेंगे ड्यूरिंग अ बीटा डीके, ड्यूरिंग अ बीटा डीके द atomic number of a particle or of an atom is increased by 1. Increased by 1 and the atomic mass will remain same. एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि बीटा कण के क्षय होने के दौरान परमाणु संख्या, जिसको हम Z कहते हैं, Z किसी परमाणु की एक से बढ़ जाती है, एक से बढ़ जाती है। वहीं द्रव्यमान संख्या, तो एटॉमिक मास कहते हैं, समान रहती है, जिसको हम ए बोलते हैं ना, ए समान रहती है, तो वो सेम रहेगी, ठीक है, वो सेम रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं Z is increased by 1, sorry Z is, हाँ ठीक है, increased by 1, A remains same जब बीटा डीके होगा, ठीक है। यानी कि Z 1 से बढ़ जाती है और A समान रहता है, तो A समान रहेगा। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस बात। तो बीटा 6 के दौरान हमारा Z 1 से बढ़ जाएगा और A समान रहेगा, यानी कि A में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमाणु जो भार है या आप कह सकते हो द्रव्यमान संख्या, वो समान रहेगी और परमाणु संख्या जो है वो 1 से बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, तो एग्जांपल मान लेते हैं कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास है A, यानी कि एक परमाणु X है जिसकी परमाणु संख्या हो गई Z और जिसका द्रव्यमान संख्या हो गई A। अब इसका एक बीटा डीके हो गया, ठीक है, इसका बीटा डीके हुआ, मान लो यहाँ पर बीटा लिखे बीटा, तो यहाँ Z 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि बीटा डीके में क्या होता है -1 बीटा 0, तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि Z + 1, मान लो कोई नया एलिमेंट बन गया क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया और A सेम रहेगा, सेम, तो ये बन जाएगा। तो होगा क्या, जैसे उदाहरण यहाँ पर मैं यूरेनियम का ही ले लेता हूँ। अगर हम यूरेनियम 92 238 को ले, सॉरी 234 ले लेते और इसका एक बीटा डीके करा देते हैं। क्या करा देते हैं, बीटा डीके। इसका हम बीटा 6 करा देते हैं, बीटा हमने 6 करा दिया, इसका बीटा कण यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये बढ़ जाएगा 1, तो ये 93 बन जाएगा, ठीक, और ऊपर क्या हो जाएगा 234 एज इट इज, और ये बन जाएगा Pa प्लस यहाँ पर आ गया हमारा बीटा डीके तो हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ लिखो या आगे लिखोगे, ठीक है। तो ये है यूरेनियम और ये बन गया प्रोटैक्टिनियम, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा डीके कराओगे आप तो क्या बन जाएगा, हमारा मास से बन जाएगा, ठीक। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगी छोटी छोटी सी चीजें। इस तरीके से आपको क्या करना है, बीटा डीके करना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अल्फा बीटा गामा के करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।